गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग समास का टोटल पार्ट पढ़ेंगे। शुरू से लेकर अंत तक सारे रूल्स को मैं बतलाऊंगा। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बैंक में जो दिया हुआ है, जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन दिया हुआ था अब तक 2018 से लेकर 23 तक, टोटल आप लोग खुद बनाइएगा। आसानी से बनेगा, उसका प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। शुरू करने से मैं आपको एक चीज बतला देता हूं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि मेहनत करना है, वक्त से लड़ना है। अभी किसी का वक्त अच्छा चल रहा होगा तो किसी का बुरा चल रहा होगा, तो बुरा अगर वक्त चल रहा है उससे लड़ने की कोशिश कीजिए, उससे दूर मत भागिए। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ हमेशा सही वक्त होता होगा। सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन के पहलू है। अगर कोई अरबपति भी हो तो उसके पास दुख आता ही आता है। चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, समास की तरफ। अब देख लेते हैं दोस्तों कि समास होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलाते हैं, अक्षर जब मिलाते थे तो शब्द बनता था, लेकिन दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाया जाए तो वही मेल जो होता है उसी का मेल समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्द जब मिलेंगे तो जो आपका मिलने के बाद जो सार्थक शब्द बनेगा, निरर्थक नहीं होना चाहिए, उसका भी कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तो वही आपका कहलाता है समास। अब जैसे एग्जाम्पल समझिए, देश के लिए भक्ति। देखिए यहां पर हम लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर कह रहा है देश के लिए भक्ति, यानी कि देशभक्ति। दो शब्द है यहाँ पर, देश है और भक्ति, तो दोनों को यहाँ पर मिला दिया जाएगा तो एक सार्थक शब्द बन गया देशभक्ति। कहने का अर्थ होता है कि देश के लिए भक्ति। तो दो या दो से अधिक शब्द जब मिलाएं तो एक सार्थक अर्थ देने वाला शब्द बना, वही आपका कहलाया समास। तो देशभक्ति जो है यह हुआ आपका एक समास। चलिए इसमें हम लोग आगे की ओर देखते हैं। जैसे मृत्यु दंड, तो मृत्यु दंड दो वहां पर शब्द जुड़ा हुआ है, इसको विग्रह करेंगे तो होगा मृत्यु का दंड। मृत्यु दंड यानी कि मृत्यु का दंड। उसी प्रकार देख लेते हैं कि समास जो होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास जो है दोस्तों, इसके 6 भेद होते हैं। याद करने का ट्रिक यह है, याद कर लीजिएगा। अब तक दादा, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास और फिर द से हो जाता है द्विगु समास। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि समास जो है इसके 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, उसके बाद यहाँ कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, द्विगु, द्वंद्व, इस तरह से मिलकर टोटल हम लोगों के समास जो है 6 प्रकार के हो गए। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं समास में अगले पॉइंट को। अब एक एक करके हम लोग अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय, एक एक करके पढ़ेंगे और इसको पहचानने का मैं आपको नियम भी बतलाऊंगा। चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं समास में अव्ययी अव्ययी भाव समास। समझिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। ध्यान से समझिएगा। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, अब यहाँ पर पद जो है दो गो यहाँ पर होता है, ठीक है। इसमें एक पहला पद होता है, एक दूसरा पद होता है, यानी कि प्रथम और द्वितीय दो पद हमेशा मिलेंगे समास में। जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अव्यय हो। अव्यय अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या होता है। जिन शब्दों पर लिंग,
कारक, काल आदि शब्दों से कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात वह अपरिवर्तित रहे, तो वह कहलाते हैं अव्यय। इसको विस्तार से मैं बतलाऊंगा अव्यय के बारे में, कौन कौन अव्यय होते हैं। अगर वैसा व्याकरण जिस पर कोई दूसरे व्याकरण, जैसे यहाँ पर लिंग है, कारक है, काल है आदि शब्दों का कोई प्रभाव ना पड़े, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। और अव्ययी भाव समास में दो पद जो होते हैं उसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद को प्रधानता दी गई रहती है। जैसे यहाँ पर आजीवन दिया हुआ है, आजीवन कहने का अर्थ होता है जीवन भर। इसको जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह से उतना मतलब अभी मत रखिएगा, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो यहाँ पर जो है जीवन भर आपका मिलेगा। दो पद है, तो यहाँ पर देखिए आजीवन में यहाँ पर आज आया है, इस पर कोई भी व्याकरण हो, लिंग हो, कारक हो, काल हो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यह नहीं कि राम घर जाता है और सीता घर जाती है, तो सीता आती है तो जाति पर तो असर पड़ गया, लेकिन इस पर आ जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही आपका अव्यय कहलाता है। और यह अव्यय जो है यहाँ पर उपसर्ग का भी काम करेगा, जो आगे अभी तुरंत मैं बतलाऊंगा। जैसे यथाशक्ति है, तो यथा यहाँ पर अव्यय हो गया, और यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार होगा। भरपूर, भर जो हुआ आपका अव्यय हुआ, भरपूर कहने का अर्थ होता है पूरा भरा हुआ। जैसे अनुरूप होता है, तो अनु यह आपका अव्यय हुआ, और यहाँ पर अनुरूप का विग्रह करेंगे तो होता है रूप के अनुसार। इस तरह से हम लोगों ने देखा यह समास के बारे में, यानी कि अव्ययी भाव समास जो ऐसा समास कहलाता है जिसमें प्रथम पद जो है वही प्रधान होता है। अब प्रथम पद जो है अभी आगे हम बतलाएंगे इसका ट्रिक क्या होता है, समझिएगा। जैसे ध्यान से समझिए, ट्रिक यहाँ पर यह है कि उसका प्रथम पद जो अव्यय होता है, कहीं पर भी अगर यथा मिल जाए, प्रति मिल जाए, प्र मिल जाए, यह सब उपसर्ग है, निर मिल जाए, आ मिल जाए, अन मिल जाए, भर मिले, बे मिले या हर या उप मिले, तो यह जो है आपका कहलाता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद में ये देख लीजिएगा यह सब है कि नहीं, यह सब उपसर्ग, यही आपका ट्रिक है। बस दूसरे से मतलब नहीं रखना है, जितना पढ़े उससे भी मतलब मत रखिए, बस यह रखिए कि उसमें यथा, प्रति, प्र, नीर, आ, अन, भर, पे, हर, उप, यह सब जब उपसर्ग मिलता है तो वह कहलाता है आपका अव्ययी भाव समास। जैसे कि हम लोग ने पीछे अभी तुरंत हम लोग जो पढ़े हैं वहां पर देखिए, सब वहां पर उपसर्ग या मिल रहा होगा जिसको हम अव्यय के रूप में लाए थे, आ, यथा, भर, अनु, ये सब मिल रहा है ना। तो यही आपका जो है प्रथम पद जो है, पहला पद में अगर ये सब रहे तो वह आपका कहलाता है अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया आ जन्म, समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पर देखिए आ जन्म लिखे हैं, तब प्रथम पद क्या हुआ, आ आया। प्रतिक्रिया है तब प्रथम पद प्रति आया। अनजाने में है तो अन आया प्रथम पद। भर्षक है तो भर आया। प्रत्यारोपण है तो प्र आया। बेधड़क है तो यहाँ बे आया। उपकार है तो उप आया। तो यही जब अगर प्रथम पद में आपको मिलता है कहीं पर, तो यह आपका कहलाता है कौन सा समास, तो अव्ययी भाव समास। अब देखिए तत्पुरुष समास किससे कहते हैं, वह समास जिसका दूसरा पद जो है प्रधान होता है। वह समास जिसका पहला पद प्रधान था तो आपका अव्ययी भाव हुआ, और वह उपसर्ग रहता था उसमें, यह सब ट्रिक मैंने दे दिया। और दूसरा जो है वह है आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह जो है लुप्त होता है। कारक का जो चिन्ह है, अब कारक आपके ये जो 8 होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा अधिकरण में पर, उसके बाद संप्रदान के लिए अपदान से जब अलग होते हैं तो वहां पर से के अर्थ में आ जाता है। संबंध काके की रारे री संबोधन हे हो अरे।
यह सब रहता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक चीज को यहाँ पर यह जानना है, इसमें दो कारक का चिन्ह जो होता है वो उसमें नहीं रहता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। देखिए अव्ययी भाव समास में प्रथम पद आपका प्रधान हो गया, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद यहाँ पर प्रधान हो गया, लेकिन दोनों के बीच में कारक चिन्ह जो है वो छुपा हुआ रहेगा। इसमें देखिए कर्ता और संबोधन नहीं होता है। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। दो जो चिन्ह होता है कारक का, कर्ता ने और संबोधन हे हो अरे, इसका प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रंगमंच अगर दे दिया तो रंगमंच को जब विग्रह करेंगे तो पता चलेगा रंग के लिए मंच, रंग माने नाटक, नाटक वाला मंच, तो नाटक के लिए मंच। तो कर्ता ने कर्म को करण से यहां पर आपको दिया हुआ है के लिए, तो संप्रदान के लिए, तो संप्रदान वाला कारक क्या हुआ है वहां पर छुपा हुआ है। इसलिए यह जो आपका होगा तो यह आपका तत्पुरुष समास होगा रंगमंच। जैसे वनवास, वनवास करेंगे तो यहाँ पर होगा वन में वास, यानी कि वन में रहने वाले को वनवास कहते हैं। तो यहाँ पर में जो है अधिकरण में पर यहाँ पर यह चिन्ह छुपा हुआ था कर्ता का। नेत्रहीन, नेत्रहीन यानी कि आंख से हीन, नेत्र से हीन, जिसका आंख नहीं होता है, तो से यहाँ पर छुपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर विमान चालक, विमान चालक यानी कि विमान को चलाने वाला, कर्म को, यहाँ पर कारक चिन्ह छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पर कह रहा है जेब कतरा, यानी कि जेब को काटने वाला, यहाँ पर भी छुपा हुआ था। जैसे यहाँ पर है मूर्तिकार, मूर्तिकार यानी कि मूर्ति को बनाने वाला, तो यहाँ पर भी कारक चिन्ह छुपा हुआ है। जहां पर कारक चिन्ह छुपा हुआ रहे और द्वितीय पद जो है वो मेन हो, वो आपका कहलाता है तत्पुरुष समास। जैसे पत्नी पीड़ित, तो पत्नी पीड़ित कहने का अर्थ होता है कि पत्नी से पीड़ित, पत्नी पीड़ित कहने का अर्थ हो जाएगा कि पत्नी से पीड़ित। यहाँ पर से यहाँ पर कारक का चिन्ह छुपा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, अगला दो हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद लास्ट में 40-50 क्वेश्चन बनाएंगे, उसका हम लोग अभ्यास करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है अब तक का सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर कर्मधार समास, कर्मधार, कर्म को धारण करने वाला, किसी दूसरे के पद को लेने वाला, वह कर्मधार समास कहलाता है। ध्यान से समझिए, वो समास जिसका पहला पद विशेषण हो, पहला पद जो है विशेषण हो, और विशेषण को पहचानने के लिए हम लोग को क्या करना है कि कैसा से प्रश्न कर लेना है, तथा दूसरा पद विशेष हो, विशेषण हो पहला पद और दूसरा पद विशेष हो, अथवा कहने का अर्थ यह है कि एक पद जो है उपमान हो तथा दूसरा पद है उपमेय हो। विशेषण विशेष से, यानी कि यहाँ पर उपमान और उपमेय क्या होता है, इन चीजों को जान लेते हैं, फिर शॉर्टकट ट्रिक इसमें मैं आप लोगों को बतला दूंगा। देखिए कह रहा है विशेषण, विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण होता है। जैसे लाल मणि, पूछेंगे कैसा मणि, तो यहाँ पर निकलेगा लाल, तो लाल क्या हुआ है विशेषण। चरण कमल, कैसा कमल, तो चरण के जैसा कमल, तो यहाँ पर चरण जो हुआ आपका विशेषण हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि विशेषण क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर विशेषण के बाद दूसरा जो है विशेष से होता है। तो विशेष से कहने का अर्थ होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए, यानी कि लाल मणि, कैसा मणि, तो लाल, लेकिन विशेषता किसकी बतलाएगा, मणि की। तो मणि क्या हुआ वहां पर, मणि हो गया आपका विशेष से, ठीक है। मणि जो हुआ यह आपका हो गया विशेष से। अब देखिए उपमान, देखिए उपमान तथा उपमेय क्या होता है ये भी समझ लीजिए। उपमान जिससे तुलना किया जाए, नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, तो यहाँ पर तुलना किया जा रहा है नीलकंठ, तो यहाँ पर यह हुआ आपका उपमान। अब ध्यान से समझिए, उपमेय जिसकी तुलना किया जाए, तो किसका तुलना किया जा रहा है, कंठ का तुलना किया जा रहा है, तो वह क्या हो गया आपका कंठ कैसा है, नीला, तो वहां पर कंठ जो हो गया वहां पर उपमेय हो गया। तो यहाँ पर जो चीज आपका विशेषण है वही यहाँ पर आ गया उपमान,
और जो यहाँ पर विशेष्य है उसी को उपमेय के अर्थ में यहाँ पर दर्शा दिया गया। और इसका कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा ट्रिक है, बस ट्रिक पर हम लोग जाते हैं। ये तो मैं थोड़ा डिटेल्स में बतला दिया। ट्रिक क्या है, विग्रह करने पर पद के बीच में है जो आएगा, नहीं तो के समान आएगा। जैसे यहाँ पर लाल मणि, तो यानी कि मणि है जो लाल, यहाँ पर आ गया ना, लाल मणि यानी कि मणि है जो लाल। चरण कमल, चरण के समान कमल, यहाँ पर आ रहा है ना, तो यह आपका कर्मधारय समास है। यह जो है आपका कर्मधारय समास होगा। अब ध्यान से समझिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यहाँ पर है जो आ गया, तो यह आपका हो गया कर्मधारय समास। जैसे महादेव, महान है जो देव, है जो यहाँ पर आ रहा है ना, तो यह आपका कर्मधारय समास हो गया। महात्मा, महान है जो आत्मा, है जो यहाँ पर भी आ गया। जैसे करें वज्रदेह, वज्रदेह यानी कि वज्र के समान देह, यानी कि बहुत मजबूत देह को हम लोग वज्रदेह कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया वन मानुष, तो वन में है जो मनुष्य, तो यहाँ पर आगे करा मृग नयन, तो मृग के समान यहाँ पर आ गया। अब देखिए सिंपल सा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वैसे, तो दूसरे पद में कैसा लगाकर प्रश्न कर लीजिए। मृग नयन है ना, तो कैसा नयन, तो मृग के समान, तो यह आपका कर्मधारय हुआ। वन मानुष, कैसा मानुष, मनुष्य तो वन में रहने वाला। वज्र दे, कैसा दे, तो वज्र के समान दे। जैसे महात्मा, कैसा आत्मा, तो महान आत्मा। तो यहाँ पर कैसा लगाकर जब हम प्रश्न करें किसमें, तो दूसरे पद में। मृग नयन, तो नयन में कैसा लगाना है, कैसा नयन, तो मृग नयन, तो मृग के समान, तब वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, जब भी हम लोग पढ़ रहे थे वो सारा जो है हम लोगों ने 3 समास पढ़ा। अभी उसका हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, आगे समझिएगा। द्विगु समास, द्विगु समास किसे कहते हैं, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, संख्या हो, तथा समस्त पद समूह का बोध कराता हो, वो द्विगु समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण हो, जैसे यहाँ पर देखिए पहला पद जो है पंचवटी, 5 यहाँ पर आया, 9 ग्रह 9 आया, चौराहा आया 4 आया, त्रिफला 3 आया, तिमाही आया, शताब्दी आया, चौमासा आया, दोपहर, सप्ताह, पंचतंत्र। तो यह सब जो है, अगर पहला पद में अगर कोई अंक आ जाए जिसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि वहां पर हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण होता है, देखिए संख्यावाचक जो विशेषण होता है वही जो पहला पद में होना चाहिए, तो वही कहलाता है द्विगु समास। तो यहाँ पर 4 समास हम लोगों ने पढ़ लिया, जल्दी से अगला पढ़ लेते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों ही प्रधान होने चाहिए, और दोनों के बीच में योजक चिन्ह यानी कि यह वाला चिन्ह लगा रहना चाहिए, या और, या, तथा, यह जब आता है उसमें, तो वह कहलाता है द्वंद्व समास। जैसे दिन रात योजक चिन्ह है, माता पिता योजक चिन्ह है, नर नारी, देवासुर। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है कि दोनों एक पद एक दूसरे के विपरीत भी होने चाहिए। अब एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, केवल योजक चिन्ह लग जाने से नहीं। जैसे देव और असुर, देवासुर हुआ ना, सुख दुख, ऊंच नीच, तो यह जो होता है आपका कहलाता है द्वंद्व समास। ये बहुत ही आसान सा है। अब एक चीज इसमें समझ लीजिए, यदि शब्द समान हो, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया धीरे धीरे, एक योजक चिन्ह तो लग गया, लेकिन दोनों एक दूसरे के उल्टा नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। वह वहां पर प्रयोग हो, वहां पर अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह हो लेकिन एक दूसरे का अपोजिट वर्ड भी उसमें रहे, उल्टा शब्द भी रहे, तो वह हो जाता है आपका द्वंद्व समास। अब देखिए लास्ट वाला, अंतिम वाला,
बहुव्रीहि समास, जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान हो न ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि इनको मिलाकर तीसरे पद का निर्माण हो, एक नए पद का निर्माण हो, वह कहलाता है बहुव्रीहि समास। नोट में इसमें मैंने दिया है, इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं या शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द आएगा तो वह कहलाएगा। नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो ठीक चल रहा है। नेटवर्क तो ठीक चल रहा है। चलिए समझिए, यहाँ पर ठीक चल रहा है अभी। चलिए देखते हैं अगला, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक चल रहा है, देखिए समझिएगा। इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं, नहीं तो अनेक शब्दों के एक समूह, एक शब्द आते हैं। अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा। जैसे लंबोदर, जिसका पेट लंबा होता है तो लंबोदर कहलाता है, तो अनेक शब्दों की एक शब्द। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब जो है यहां पर समझिए, जैसे त्रिनेत्र, लंबोदर, दशानन, प्रधानमंत्री। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान, मंत्रियों में जो प्रधान होते हैं सबके लिए एक शब्द आ गया प्रधानमंत्री। जैसे यहाँ पर त्रिनेत्र आ गया, भगवान शंकर को बोलते हैं लंबोदर, ये भी भगवान गणेश को बोलते हैं दशानन, रावण को बोलते हैं। तो ये सब जो होते हैं आपके बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे अब ये बतलाइए, उपनयन जो है यह कौन सा समास है? उपनयन यह कौन सा समास है? बतलाइए, उपनयन जो है यह कौन सा समास है? चलिए बतलाइए, उपनयन कौन सा समास है? चलिए देखिए, उपनयन जो है, चंद्रमा, जो उपनयन जो होता है, यह जो है आपका उप जो है यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो उपसर्ग लगा हुआ है,
और उपनयन जो होगा यह अव्ययी भाव समास होगा, यह अव्ययी भाव समास होगा। जिन लोगों ने अव्ययी भाव समास बोला है वह आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं अपना अगले नंबर पर। यह बतलाइए चंद्रमुख जो है यह कौन सा समास है? चंद्रमुख जो है यह कौन सा समास है? चंद्रमुख जो है कौन सा समास है? चलिए बतलाइए कि चंद्रमुख जो है यह कौन सा समास है? चलिए बफरिंग नहीं होगा, अब सही हो गया है। चलिए बतलाइए चंद्रमुख जो है कौन सा समास है? चंद्रमुख जो है चंद्रमा के समान मुख जो होता है यह जो है आपका क्रमधार समास है। जिन लोगों ने यहां पर उत्तर दिया कर्मधार, कर्मधारय समास है, यह आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर चंद्रमा के जैसा के समान हो जाएगा और यह कर्मधारय समास है, यह आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है उस चीजों को हम लोग देखते हैं। चलिए बतलाइएगा, यह 2022 के में पूछा हुआ आईएससी और आईकॉम में यथाशीघ्र शब्द कौन समास है? अब आपके आंसर का समय आ गया। यथाशीघ्र जो है यह कौन सा समास है? चलिए बतलाइए। पहला का डी बिल्कुल यहाँ